बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है, उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर का मतलब है इट इज़ अ वेक्टर, ये बजाते खुद भी वेक्टर है, दैट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ ए पॉइंट, बॉडी और सिस्टम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी हमारे पास कोई बॉडी है, कोई पॉइंट है या पूरे का पूरा सिस्टम है, उसको अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाएं तो वो यहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये जो उसकी मूवमेंट है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इस चीज़ को ये डिस्क्राइब करता है। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर। यानी वेक्टर के ज़रिए हमने ट्रांसलेशन करवाई। ट्रांसलेशन यानी मूव करवाया उसे। और ट्रांसलेशन ऐसी मूवमेंट है जो बिल्कुल लीनियर है। ये मूवमेंट बिल्कुल वन डायमेंशन है। ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे नहीं हो सकता। इस तरह की मूवमेंट नहीं। अब मूव हो के ये जो हमारे पास तस्वीर आती है, उसे कहते हैं इमेज ऑफ द ओरिजिनल फिगर। ये बिल्कुल वही इमेज होती है जो ओरिजिनल इमेज की ओरिजिनल चीज़ की इमेज होती है। फ़र्ज़ करें यहाँ हमारे पास एक ट्राइएंगल थी, इसको हमने मूव किया और यहाँ पे ले आए। इसको मूव करने में ना तो इसकी शक्ल चेंज होती है और ना ही इसका साइज़ चेंज होता है। ये बिल्कुल, ये जो मूव होके यहाँ आ गई है, ये बिल्कुल इसकी ओरिजिनल कॉपी है। हम कह सकते हैं कि बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे मूव की है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसा कि ये मार्कर है, ये मैंने यहाँ पे रखा है, इसको मैं मूव करवा के यहाँ ले आता हूँ। अब आप देखेंगे कि इसकी मूवमेंट के बाद इस मार्कर की शक्ल में भी कोई तब्दीली नहीं आई और ना ही इसके साइज़ में कोई तब्दीली आई है। तो इस चीज़ को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आइए अब एक्सरसाइज़ में क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले ये देख लें कि फ़र्ज़ करें ये एक बॉडी है, इसको हमने ऊपर की तरफ मूव करवाना है, पॉज़िटिव वाई की तरफ। तो उसमें क्या होगा, एक नंबर को जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है, उसमें हम वो नंबर को प्लस कर देंगे। किस नंबर को? जितने यूनिट इसको मूव करवाया है। फ़र्ज़ करें ये यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट मूव किया है, तो यहाँ पे हम +2 कर देंगे। इसी तरह नीचे अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ आया है, स्लाइड डाउन, तो उसमें अगर फ़र्ज़ करें 2 यूनिट मूव किया नीचे की तरफ, तो इसे हम 2 माइनस कर देंगे वाई कोऑर्डिनेट में से। इसी तरह अगर ये राइट साइड पे स्लाइड करवाया हमने, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट में ए प्लस कर देंगे, यानी कि जितना मूव किया है। इसी तरह माइनस में जितना मूव किया है, एक्स माइनस डायरेक्शन में उतना हम माइनस कर देंगे। अब हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आपके पास ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, आपने इसे प्लॉट करना है टू फॉर्म अ ट्राइएंगल ए बी सी। तो इन तीनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए कोऑर्डिनेट जो प्लेन है हमारे पास, वहाँ पे हमने ट्राइएंगल बनानी है। आल्सो ट्रांसलेट ट्राइएंगल ए बी सी टू ट्राइएंगल ए डैश बी डैश सी डैश बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 8i-6j। पहले तो हमने ट्राइएंगल बनानी है। जब ये ट्राइएंगल बना लेंगे फिर हमने इसे ट्रांसलेट करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है। तो पहले तो हम ट्राइएंगल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे ए पॉइंट है हमारे पास -5 4। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे है -5 4, यानी एक्स एक्सिस जो है वो -5 है यहाँ पे, और जो वाई एक्सिस है वो 4 है ये। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया जो कि वाई एक्सिस पे 4 है, एक्स एक्सिस पे -5 है। दूसरा पॉइंट बी, -6 है हमारा एक्स एक्सिस पे और 1 है वाई एक्सिस पे। इसी तरह सी पॉइंट -3 है एक्स एक्सिस पे और 1 है वाई एक्सिस पे। तो अब हम इन तीनों पॉइंट्स को
स्केल के ज़रिए मिला देंगे तो ये हमारे पास ABC ट्राइंगल बन जाएगी। ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। अब ये हमारी ट्राइंगल तो बन गई। अब हमने इसे ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट करने के लिए जो न्यू पॉइंट्स हैं वो पहले हम कैलकुलेट करते हैं। A डैश, इसको निकालने का ये तरीका है कि A में वो वाला वेक्टर प्लस कर दें। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं -5i + 4j। इसमें हम वो वाला वेक्टर जो है प्लस कर दें 8i - 6j, तो ये बन जाएगा -5 + 8, ये 3i बन जाएगा, बड़ी रकम के साथ प्लस है, और +4 - 6 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -2j आ जाएगा। तो ये तो है वेक्टर फॉर्म में। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लें तो ये आ जाएगा 3 - 2, तो ये हमारे पास A डैश आ गया। इसी तरह हम B डैश निकाल सकते हैं। B पॉइंट के अंदर उसको प्लस कर दें, -6i + j + 8i - 6j, -6i + 8i, तो ये 2i हो जाएगा, बड़ी रकम के साथ प्लस है। इसी तरह +1 - 6, ये -5j हो जाएगा। अब यहाँ से हम पॉइंट निकाल सकते हैं 2 - 5, तो ये हमारे पास B डैश पॉइंट आएगा। इसी तरह C डैश, C पॉइंट में वो वाला वेक्टर हम प्लस कर देते हैं, -3i + j + 8i - 6j, -3 + 8 ये 5i हो जाएगा, +1 - 6 -5j हो जाएगा, और यहाँ से हमें पॉइंट मिलेगा 5 - 5। तो ये तीनों पॉइंट्स आ गए हमारे पास, A डैश, B डैश, C डैश। अब हम इनको ड्रॉ करते हैं और उसको मिला के हम ट्राइंगल बनाएंगे जो कि हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी। अब इनको ड्रॉ करते हैं 3 - 2, तो x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे -2, तो ये यहाँ करके आ जाएगा। अब B डैश 2 - 5, x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे -5। C डैश 5 - 5, x एक्सिस पे 5 है और y एक्सिस पे -5। अब इनको हम मिला देते हैं स्केल के ज़रिए। इनके ऊपर नाम भी लिख दें, A डैश, B डैश, C डैश। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल वही साइज़ है, वही शेप है, इसको हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा दिया है, तो इसे कहते हैं ट्रांसलेटेड इमेज, यानी इमेज ऑफ ओरिजिनल फिगर। यहाँ पे अगर आप इनकी लाइंस ड्रॉ कर दें तो देखने वाले को पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट क्या है। तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ आएगी और इसकी जो इमेज है वो यहाँ आएगी, और इस पॉइंट की जो इमेज है वो यहाँ आएगी। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसकी कॉपी है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। क्वेश्चन 1 में हमने ट्राइंगल बनाई थी, अब क्वेश्चन 2 में स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि 4 पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं। तो पहले हम ABCD पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। A पॉइंट है -6 -2, तो यहाँ पे -6 हमें मिल रहा है x एक्सिस पे ये, और -2 है ये, तो ये हमारा A पॉइंट हो जाएगा। B पॉइंट है -6 -5, तो यही -6 है और यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे यहाँ करके आ जाएगा। उसके बाद C पॉइंट है -3 -5, तो ये -3 है और ये -5 है। उसके बाद D पॉइंट -3 -2, तो
ये -3 है और ये -2। तो इन चारों पॉइंट्स को मिला दें तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बनेगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। अब हम ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश 4 पॉइंट्स निकालेंगे बिल्कुल उसी मेथड से। ए डैश के लिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें, -6i -2j। अब वो वेक्टर उसमें प्लस कर दें, +9i +7j, -6i +9i, ये +3i हो जाएगा, -2 +7 +5j। अब इसका पॉइंट मिलेगा हमें 3, 5। ये ए डैश हो गया। अब बी डैश फाइंड करेंगे, -6i -5j +9i +7j। इनको सिंप्लीफाई कर लें, -6 +9 ये 3 हो जाएगा, 3i और ये +2j। यहाँ से हमें पॉइंट मिलेगा 3, 2। अब नेक्स्ट है सी डैश। उसके लिए सी पॉइंट में वो वेक्टर प्लस कर दें, -3i -5j +9i +7j, -i +6i -5j +7j +2j। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएगा 6, 2। अब इसका लास्ट पॉइंट है डी पॉइंट, डी डैश पॉइंट, -3i -2j +9i +7j, -3 +9 6i -2 +7 +5j। तो ये हमें मिल जाएगा 6, 5 डी डैश। अब इन चारों पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं। ए डैश है 3, 5, तो ये हम एक्स एक्सिस पे 3 है और ये वाई एक्सिस पे 5 है, तो यहाँ करके ये पॉइंट आ जाएगा 3, 5। बी डैश पॉइंट है 3, 2, यही 3 है और यहाँ 2 है वाई एक्सिस पे। 6, 2, अब ये 6 है एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे 2। 6, 5, तो ये 6 है और वाई एक्सिस पे ये 5 है। तो इन चारों पॉइंट्स को मिला दें तो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। अब ये हमारे पास ए पॉइंट है, सॉरी ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी डैश। अब ये पॉइंट्स को हमने मूव करवा दिया है, इनकी ट्रांसलेशन हो गई है। अब हम यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दें ताकि हमें मज़ीद कंफर्म हो जाए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पहुँचा है। तो ए वाला जो है ए डैश पे आ गया, बी डैश पे आ गया, सी डैश पे आ गया और डी पॉइंट डी डैश पे आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन 2 जैसा है। इसमें 4 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी और एंड पे हमने काइट बनानी है। काइट बिल्कुल वही जो हम पतंग उड़ाते हैं। तो इसकी शेप अभी बनती है तो आपको आइडिया हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि आपने इसे ट्रांसलेट भी करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब ए बी सी डी पहले इन पॉइंट्स को मार्क करते हैं। -6, 3, तो एक्स एक्सिस पे -6 और वाई एक्सिस पे 3, तो ये यहाँ करके आ जाएगा। अब एक्स एक्सिस पे -4 और वाई एक्सिस पे 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब डी पॉइंट -4, 4, ये -4 है और ये 4 है। अब इन चारों पॉइंट्स को मिला दें
तो ये देखें हमारे पास काइट बन गई। तो ये इसी शेप की होती है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो इस तरह हमारे पास ए बी सी डी काइट बन गई। अब इसकी ट्रांसलेशन फाइंड करते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। ए डैश के लिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें और वो वाला वेक्टर इसमें प्लस कर दें, 6i माइनस 6j, माइनस 6i प्लस 6i, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 0i प्लस 3j माइनस 6j माइनस 3j। तो यहाँ से पॉइंट मिला 0 3। अब इसको कैंसिल करके भी हमने 0 इसलिए लिखा था क्योंकि हमने यहाँ इसका पॉइंट निकालना था। b डैश माइनस 4i प्लस 0j प्लस 6i माइनस 6j, माइनस 4 प्लस 6 2i प्लस 0 माइनस 6 माइनस 6j। तो पॉइंट मिल जाएगा 2 माइनस 6। अब c डैश माइनस 2i प्लस 3j प्लस 6i माइनस 6j, माइनस 2 प्लस 6 4i प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3j। तो पॉइंट मिल जाएगा 4 माइनस 3। डी डैश पॉइंट है हमारे पास माइनस 4, इसे वेक्टर में लिखेंगे माइनस 4i प्लस 4j प्लस 6i माइनस 6j, माइनस 4 प्लस 6 2i प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2j। तो पॉइंट मिल जाएगा 2 माइनस 2। तो ये हमारे पास चारों पॉइंट्स आ गए। अब इनको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और काइट बनाते हैं। अच्छा, यहाँ ये देखिएगा, ये -3 था तो ये -3 है। अब इसे हम a डैश को ड्रॉ करते हैं 0 और ये -3, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब b डैश 2 माइनस 6, ये 2 है और ये -6। c डैश 4 माइनस 3, ये 4 है और ये -3। d डैश 2 माइनस 2, ये 2 है और ये -2। तो इन चारों पॉइंट्स को मिला दें तो हमारे पास काइट बन जाएगी ए बी सी डी। ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी और ये डी। अब इसकी ट्रांसलेशन कर लें। ए जो है ये ए डैश और बी जो है ये बी डैश, सी जो है ये सी डैश और डी जो है ये डी डैश। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी डी, और फिर कहता है कि आपने इसमें से सी पॉइंट जो है वो फाइंड करना है, और आगे वो कहता है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, यानी कि मुतवाज़िउल इज़लाफ़। तो और यूज़ आपने वेक्टर मेथड करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। मैंने पैरेललोग्राम बनाई ए बी सी डी, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ रखी और इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ रखी। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और इसकी इधर डायरेक्शन रखी, इसकी इधर डायरेक्शन रखी। जो आमने सामने के साइड्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब सी को हमने एक्स वाई का नाम दे दिया, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, ये होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर हमें यहाँ से मिल जाएगा 6i प्लस 3j, माइनस ए वेक्टर हमें यहाँ से मिल जाएगा i प्लस 2j। ब्रैकेट्स ओपन की, सिंप्लीफाई किया, 6i माइनस i 5j प्लस 3j माइनस 2j प्लस 1j। ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया। अब डी सी वेक्टर, यहाँ आपने सी डी वेक्टर नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि जो ए बी की डायरेक्शन है वही इस वेक्टर की डायरेक्शन होनी चाहिए। वेक्टर के अंदर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे सी डी नहीं लिखेंगे बल्कि डी सी लिखेंगे। तो डी सी लिख दिया, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर।
जो बाद में होता है उसको हम पहले लिखा करते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये लिख लिए, डी के कोऑर्डिनेट्स ये लिख लिए, ब्रैकेट ओपन की। अब यहाँ पे x-2 यहाँ से i कॉमन ले लिया और यहाँ से j कॉमन ले लिया, y-8। अब ये डी सी वेक्टर आ गया। अब उसने कहा हुआ था कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, यानी कि ए बी सी डी एक मुतवाज़िल इज़ला है, लिहाजा ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल होंगे। हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों का जो x कंपोनेंट है वो आपस में इक्वल है, दोनों का जो y कंपोनेंट है वो आपस में इक्वल है। तो ये x5 x-2 ये हो गया, 1 y-8 ये हो गया। तो ये कंपैरिजन करने से आया। ये 2 इधर आके प्लस हो के x7 हो गया, ये 8 इधर आके प्लस हो के y9 हो गया। तो यहाँ से हमने दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिखे तो हमारे पास C पॉइंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5 की पूरी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी। पूरी स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि अगर ए बी वेक्टर हमारे पास गिवन है, फिर डी सी वेक्टर गिवन है, और आगे वो कह रहा है कि इन वेक्टर्स को मिलाने से हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनती है, और हमने ये प्रूव करना है कि ये वाकई पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में उसने मज़ीद ये भी कहा है कि हमने इनकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और इनको पैरेलल भी साबित करना है, तभी ये पैरेललोग्राम होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। दो वेक्टर गिवन हैं, पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये वाकई ही आपस में पैरेलल वेक्टर हैं। इसे हम लिख लेते हैं डी सी वेक्टर। पहले इसको लिख लेते हैं -6i-2j। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यह आ गया 6i + 2j माइनस। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर, क्योंकि ये हमें गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने 6.1 में भी किए थे कि जब दो वेक्टर और यहाँ पे कोई चीज़, कोई नंबर है, यहाँ पे 1 है इस वक्त, -1, और ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई होके, तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डी सी इज़ पैरेलल टू ए बी। पैरेलल तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमने ये प्रूव करना है कि दोनों की मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो आइए दोनों की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। 6i + 2j, 6² + 2² स्क्वायर रूट, 36 + 4 40 स्क्वायर रूट। अब ए बी की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली, अब डी सी की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। डी सी मॉडुलस -6i - 2j, -6² + -2², 36 + 4 40 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें दोनों की मैग्नीट्यूड भी इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो यही हमने प्रूव करना था। अब यहाँ लिख दें ए बी मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू डी सी मैग्नीट्यूड, और दोनों की वैल्यू 40 स्क्वायर रूट है, हैंस प्रूव्ड, साबितशुदा। हमने इनको पैरेलल भी साबित कर दिया और इनकी मैग्नीट्यूड को इक्वल भी साबित कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पॉइंट्स गिवन हैं, ए बी सी। फिर वो कहता है कि इन तीनों पॉइंट्स को मिला के एक ट्राइएंगल बनती है। आपने ये चेक करना है कि ये जो ट्राइएंगल है ये आइसोसेल्स ट्राइएंगल है या नहीं। आइसोसेल्स ट्राइएंगल उर्दू में इसे कहते हैं मुतमासिलुस साकैन, यानी जिसके दो इज़ला बराबर हों। तो ऐसी ट्राइएंगल है, ऐसी मुसल्लस है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं और तीसरी डिफरेंट होती है। तो इसके लिए हमें पहले तीनों की वेक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर हर वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी ताकि उसकी वैल्यू का पता चले, उसकी लेंथ का पता चले।
तो वहाँ से हमें फिर पता चलेगा कि ये आइसोसेल्स है या नहीं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, वो है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब बी वेक्टर है हमारे पास 4i प्लस 6j माइनस ए वेक्टर है i प्लस 2j, 4i प्लस 6j माइनस i माइनस 2j। इसका आंसर आएगा 3i प्लस 4j। ये आ गया हमारे पास ए बी वेक्टर। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। 3i प्लस 4j, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, 9 प्लस 16 25 और ये 5 आ गया। तो ए बी मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 आ गई। इसी तरह हम बाकी दो वेक्टर्स भी फाइंड करते हैं। बी सी वेक्टर, सी माइनस बी वेक्टर। अब सी वेक्टर है हमारे पास 7i प्लस 2j माइनस बी वेक्टर है 4i प्लस 6j। ओपन कर लें, माइनस 4i माइनस 6j, ये हो जाएगा 3i माइनस 4j। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मॉडुलस लिया, फार्मूला लिखा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, 9 प्लस 16 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। अब यहाँ देखें दो साइड आपकी इक्वल आ गई, लेकिन यहाँ पे आपने क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना, हमने तीसरी साइड भी चेक करनी है। तब हमें पता चलेगा कि दो साइड बराबर आई हैं या तीन साइड बराबर आई हैं। तो तीसरी साइड भी हम फाइंड करते हैं, सी ए, या आप इसे ए सी भी लिख सकते हैं। ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ए वेक्टर है आपके पास i प्लस 2j माइनस सी वेक्टर है 7i प्लस 2j, i प्लस 2j माइनस 7i माइनस 2j, i माइनस 7j, ये माइनस 6i और ये कैंसिल हो जाएगा। इसे हम 0j भी लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ इसका मॉडुलस अप्लाई किया ताकि हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकें। यह आ जाएगा माइनस 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 36 प्लस 0, 36 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ देखें हमने तीनों मैग्नीट्यूड्स, तीनों लेंथ फाइंड कर ली। अब इसमें से दो लेंथ इक्वल हैं और तीसरी इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमें प्रूव हो जाता है कि ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसके नीचे, सिंस ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5, देयरफॉर ABC is an isosceles triangle। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 पॉइंट्स गिवन हैं, P Q R S। तो इसमें हमने ये प्रूव करना है कि ये जो P Q R S है, इससे बनने वाली जो फिगर है वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। पैरेललोग्राम की ये फिगर है। तो ये वेक्टर की डायरेक्शन, ये वेक्टर की डायरेक्शन, ये वेक्टर की डायरेक्शन, ये वेक्टर की डायरेक्शन, हम ये चारों वेक्टर फाइंड करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ये आमने सामने वाले वेक्टर जो हैं ये पैरेलल हैं या नहीं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब हम पी क्यू वेक्टर फाइंड करेंगे।
ये बराबर है क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। अब क्यू वेक्टर ये है हमारे पास 5i प्लस 2j माइनस, अब पी वेक्टर लिखेंगे i प्लस 2j, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 5i प्लस 2j माइनस i माइनस 2j। अब ये 5i माइनस i 4i प्लस 2j माइनस 2j ये कट हो गया, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास पी क्यू वेक्टर आ गया। अब क्यू आर मालूम करते हैं, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि आर एस आर वेक्टर ये बराबर है आर वेक्टर माइनस एस वेक्टर। आर की वैल्यू पुट करें 7i प्लस 6j माइनस एस की वैल्यू पुट करें 3i प्लस 6j, ब्रैकेट्स ओपन करें 7i प्लस 6j माइनस 3i माइनस 6j, 7i माइनस 3i ये हो जाएगा 4i प्लस 6j माइनस 6j ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाले दो वेक्टर तो आमने सामने इक्वल हो गए। अब हम दूसरे दो वेक्टर फाइंड करते हैं। क्यू आर वेक्टर ये बराबर है आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, वैल्यूज पुट करें, आर की वैल्यू है 7i प्लस 6j माइनस क्यू की वैल्यू है 5i प्लस 2j, ब्रैकेट्स ओपन करें 7i प्लस 6j माइनस 5i माइनस 2j, ये हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा प्लस 4j। ये हमारे पास क्यू आर वेक्टर आ गया। अब हम पी एस वेक्टर फाइंड करते हैं उसी डायरेक्शन में, ये होगा एस माइनस पी वेक्टर। एस वेक्टर है हमारे पास 3i प्लस 6j माइनस पी वेक्टर है हमारे पास i प्लस 2j, ब्रैकेट्स ओपन करें 3i प्लस 6j माइनस i माइनस 2j, 3i माइनस i ये हो जाएगा 2i, 6j माइनस 2j प्लस 4j। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों वेक्टर भी आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ हम रीज़न लिखेंगे, सिंस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू एस आर वेक्टर एंड क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू पी एस वेक्टर, यानी ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल है, ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, मुतवाज़ियुल इज़ला है, और नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर में 3 पॉइंट्स गिवन हैं एक्स वाई जेड, और वो कहता है कि इससे एक ट्राइएंगल बनती है और आपने ये प्रूव करना है कि इससे बनने वाली ट्राइएंगल आइसोसेल्स ट्राइएंगल है, यानी कि मुतमासिलुस साकैन, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें हम तीनों वेक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर तीनों की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और उसमें देखेंगे कि अगर तो दो साइड्स की दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल आ गई तो फिर वो मुतमासिलुस साकैन यानी कि आइसोसेल्स ट्राइएंगल है। आइए इसे प्रूव करते हैं। पहले हम एक्स वाई वेक्टर फाइंड करते हैं। ये बराबर है वाई वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर। अब वाई वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 0j माइनस एक्स वेक्टर है 0i प्लस 0j। तो ये कुछ भी नहीं है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं।
-0i -0j, तो इसका आंसर 2i आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है, ये भी 0 है, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। इसका y कंपोनेंट 0 है, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख ले, ऐसे भी ठीक है। तो ये इससे कट हो जाएगा, तो एक्स वाई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 आ जाएगा। अब हम दूसरा वेक्टर फाइंड करते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड वाई जेड, ये है z वेक्टर माइनस y वेक्टर। अब z वेक्टर है i प्लस 3j माइनस 2i प्लस 0j, i प्लस 3j माइनस 2i माइनस 0j, i माइनस 2i माइनस i, 3j माइनस 0j प्लस 3j, वाई जेड वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये 1 आ गया, ये 9 आ गया, 10 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास वाई जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब तीसरे वेक्टर को फाइंड करते हैं, एक्स जेड, ये होगा z वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर, वैल्यूज पुट कर लें। z वेक्टर है i प्लस 3j माइनस एक्स वेक्टर है 0i प्लस 0j, ब्रैकेट्स ओपन करें, i प्लस 3j माइनस 0i माइनस 0j, i माइनस 0i ये i, 3j माइनस 0j प्लस 3j। अब ये हमारे पास वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। वन का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, 1 प्लस 9 10 स्क्वायर रूट, एक्स जेड वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे आप देखें कि हमने तीनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड की, तो ये 2 है, ये 10 स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट, तो दो वैल्यूज इक्वल हैं, लिहाजा ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो इसकी रीजनिंग हम लिख देते हैं इसके नीचे, सिंस वाई जेड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स जेड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट, देयरफॉर एक्स वाई जेड ट्राइंगल यानी एक्स वाई जेड जो है ये इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये मुतमासिलुस साकैन मुसल्लस है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, साबित शुदा। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये न्यूटन की इक्वेशन यूज़ होगी। 3 इक्वेशंस आपने फिज़िक्स में पढ़ी हुई हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। यहाँ बुक के अंदर भी तीनों इक्वेशंस गिवन है मैथ की बुक में। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी उसने दी है 10i प्लस 20j। उसके बाद कहता है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन में है। उसके बाद उसने ग्रेविटी भी दी है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और फिर एंड पे वो पूछता है कि आपने इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एक एग्जांपल है। आइए इसकी तस्वीर बनाते हैं ताकि इसको समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाए। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ से बॉल को ऐसे फेंका तो ये ऊपर गई और फिर एक वक्त आएगा कि नीचे आके ज़मीन पे आ जाएगी। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, उसको v0 वेक्टर के नाम से कह रहा है। अब
इसमें एक्सेलरेशन भी है। देखें हर वक्त उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब उसमें एक्सेलरेशन कौन सा है? ग्रेविटी का। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन क्यों होगा? क्योंकि वो फ्रीली मूव कर रहा है। अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में फ्री मूव करे तो फिर उस पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखते हैं वो जी की वैल्यू लिखते हैं, और जी की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो जी प्रोड्यूस होगा। अब देखें ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि जी की वैल्यू माइनस होगी। उसके बाद ये यहाँ मैक्सिमम पहुँचेगा, तो इसका मतलब है कि ज़मीन से लेके यहाँ तक जो इसकी हाइट है ये एच मैक्स है, यानी मैक्सिमम हाइट है। फिर ये वापस नीचे आना शुरू होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है ये इसकी रेंज कहलाता है। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि ये कितना ऊंचा गया, और रेंज का मतलब है कि ये शुरू से लेके एंड तक कितना इसने डिस्टेंस कवर किया। अब ये तो हो गई इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी वो है जिसके साथ आके वो ज़मीन के साथ टकराता है, इसे हम वी एफ कह देते हैं, वी एफ वेक्टर। तो इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट उसने खुद ही हमें बुक में दिया हुआ है, इसलिए उसको हम वी आई से जाहिर नहीं करेंगे बल्कि वी नॉट से जाहिर करेंगे, और फाइनल वेलोसिटी को हम वी एफ से जाहिर करेंगे। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पहले तो ये देख लें कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वेक्टर 10i + 20j, इसमें से ये वाला x कंपोनेंट है यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट है वी नॉट वाई। इसे हम वी नॉट एक्स कहेंगे, यानी इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। इन दोनों को हमने यहाँ से अलहदा कर लिया। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है, इसमें i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू -10 है। माइनस इसलिए है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये बॉल जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब भी कोई चीज़ ज़मीन से ऊपर की तरफ जाए तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम माइनस में लेते हैं, और जब कोई चीज़ ज़मीन की तरफ आए ऊपर से नीचे की तरफ तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को प्लस में लेते हैं। अब इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जी एक्स, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है जी वाई -10j। अब इसमें हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और इसकी रेंज फाइंड करनी है। अब पहले हम एच मैक्स फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें इसकी इक्वेशन नंबर 3 चाहिए। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन, यानी हरकत की जो तीसरी मसावात है उसकी रो से, इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वी नॉट वाई स्क्वेयर प्लस 2g वाई एच मैक्स। बेसिकली जब आप इसे फिजिक्स में पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ मिलती है, 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो मैथ में ज़रा ये समझें कि ये जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक इसको चेंज किया है। पहले तो ये किया कि इस माइनस वी आई स्क्वेयर को हम इस तरफ ले आए, तो वी एफ स्क्वेयर सिर्फ एक तरफ है और बाकी सारी रकमें एक तरफ, तो वी एफ वाई स्क्वेयर एक तरफ है और बाकी दोनों रकमें एक तरफ। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसको हम y कंपोनेंट में, बल्कि पूरी इक्वेशन को हम y कंपोनेंट में लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी है, और जो हमारी हाइट है वो y एक्सिस में है, तो इसलिए इसमें जितने भी चीज़ें यूज़ होंगी वो सारी की सारी y डायरेक्शन में कंज्यूम होंगी, यूज़ होंगी। तो वी एफ वाई, अब वी एफ वाई इस सेंस में 0 है। इसके लिए डायग्राम देखें, डायग्राम में देखें यहाँ से बॉल मूव किया तो ये आगे की तरफ भी जा रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो जैसे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पे ये मज़ीद ऊपर नहीं जाएगा बल्कि आगे की तरफ जाएगा, और जैसे इस पॉइंट से आगे आ जाएगा तो फिर ये नीचे की तरफ भी आएगा, यानी इसका y कंपोनेंट भी होगा, इसका x कंपोनेंट भी होगा, इधर भी इसका x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है। लेकिन
इस पॉइंट पे जहाँ पे हाइट मैक्सिमम है वहाँ पे वर्टिकल जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो ज़ीरो है, इसलिए हम वी एफ वाई को ज़ीरो कंसिडर करेंगे। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन में। यहाँ ज़ीरो आ गया, ये हमारे पास वी नॉट वाई 20 है, 20² प्लस 2 जी वाई की वैल्यू -10 है। इसमें हमने ये भी आपने देखना है कि इसमें मैग्नीट्यूड हमने लेनी है, उसकी जो वेक्टर है आई जे उसको नहीं लिखना, क्योंकि ये हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं कर रहे। तो डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ ले रहे हैं, उसके जो आई और जे डायरेक्शनल कंपोनेंट्स हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। 2 इंटू -10 और एच मैक्स हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख लें। अब ये ज़ीरो ऐसे ही आ जाएगा, ये 400 और ये -20 एच मैक्स। अब ये पूरा फैक्टर इधर आके प्लस हो जाएगा, 20 एच मैक्स इज इक्वल टू 400। अब ये 20 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 20। तो हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और साथ में हम लिखेंगे यूनिट्स। यहाँ पे हम मीटर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसको यूनिट्स लिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप क्लास 9 में किया करते थे, चैप्टर नंबर 7 में, जब आप डिस्टेंस फाइंड करते थे तो उसके साथ आप लिख देते थे यूनिट्स, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का कोई मीटर मिलीमीटर कोई यूनिट नहीं यूज़ किया होता था। अब ये हमारा ए का आंसर आ गया। अब हम रेंज फाइंड करेंगे। अब रेंज फाइंड करने के लिए ये सिंपली रेंज जो है ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का एक फार्मूला हमने और भी पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। अब इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। S क्या है, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, रेंज, इसलिए इसको S की जगह पे हम R लिख देते हैं। और V क्या है, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, जो x डायरेक्शन में है। कौन सी, V नॉट, यानी इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, तो इसलिए V की जगह पे हम V नॉट x लिखेंगे, मल्टीप्लाई T। ये चूंकि डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए हम वेक्टर को ख़त्म करके स्केलर क्वांटिटी में लेके आते हैं, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ये सिर्फ रेफरेंस के तौर पे लिखा था। ये हमारी इक्वेशन बन गई, R इज इक्वल टू वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई टी। अब हमने रेंज फाइंड करनी है, वी नॉट एक्स की वैल्यू है हमारे पास, टी की वैल्यू नहीं है, तो अब टी की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी हरकत की दूसरी मुसावात को यूज़ करेंगे, वहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। लेकिन इसको हमने अपने मुताबिक यूज़ करना है। S को हम वर्टिकल डिस्टेंस, ये बेसिकली जो इक्वेशन लिखी है ये हमने वर्टिकल डिस्टेंस के लिए लिखी है, तो यहाँ पहले लिख भी लें, फॉर वर्टिकल डिस्टेंस। अब S को हम S भी लिख सकते हैं, Y भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस है इसलिए Y लिख रहे हैं, आप S भी लिख सकते हैं। अब ये वी आई टी, अब यहाँ पे वी आई नहीं यूज़ होगा बल्कि वी एफ यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब वेलोसिटी देखें तो चूंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी को हमने v नॉट कहा हुआ है और इसका y कंपोनेंट v नॉट y।
अब इसके साथ टी मल्टीप्लाई होगा प्लस 1/2 जी, चूँकि ये वर्टिकल है तो इसलिए जी वाई लिख सकते हैं टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। y की वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? देखिए, जब हम रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, लेकिन ये जो हमने इक्वेशन लिखी ये वर्टिकल डिस्टेंस की है। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है रेंज की कैलकुलेशन में वर्टिकल डिस्टेंस हम 0 कंसिडर करते हैं, इसलिए y जो है यहाँ पे 0 लिखेंगे। उसके बाद v0y इसकी वैल्यू है 20 और t वैसे ही लिख लें साथ प्लस 1/2 जी वाई है -10 क्योंकि ये वर्टिकल है टी स्क्वेयर। अब ये हो जाएगा 0 = 20t माइनस ये कट हो के 5 हो जाएगा 5t²। अब इसमें से t कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा 20 - 5t। इसका मतलब है या t 0 है या फिर ये पूरा फैक्टर 0 है 20 - 5t। अब t = 0। देखें, एक बॉल हमने फेंका, उसको कुछ वक्त लगेगा, चाहे 1 सेकंड हो, आधा सेकंड हो, कुछ ना कुछ टाइम तो होगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि टाइम 0 हो और वो मूव कर जाए। मूव करने के लिए उसको टाइम चाहिए, यानी कि उस पर कुछ ना कुछ टाइम तो लगा है, तो इसलिए 0 टाइम नहीं हो सकता। तो 0 टाइम को हम इग्नोर कर देंगे और इसको लेके चलेंगे। -5t इधर आके प्लस हो जाएगा, 5 इधर आके डिवाइड होगा, t = 4 यूनिट्स। अब यहाँ पे भी हम सेकंड यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सेकंड में उसने क्वेश्चन दिया हुआ है या आवर्स में दिया हुआ है या मिनट्स में दिया हुआ है। हम इसके लिए यूनिट का वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये हमारा टाइम आ गया। अब इस टाइम को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट t = 4 इन इक्वेशन 1, यानी t = 4 जो है इसको मसावात नंबर 1 में दर्ज करेंगे। अब दर्ज करने से हमारे पास r आ जाएगा, v0x की वैल्यू है हमारे पास 10 और t की वैल्यू है 4, तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो 40 यूनिट्स है। अब इसमें भी हम यूनिट का वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, अ कार एंटर्स इन अ लूप विद वेलोसिटी v = 30j, यानी एक कार जो है वो एक लूप में दाखिल होती है। लूप का मतलब है कि कोई एक रास्ता समझ लें, तो वहाँ से जब वो निकलती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जिसे वो v' से जाहिर कर रहा है वो 30i है। तो बाद में वो कहता है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या आया वो हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हमने इनिशियल वेलोसिटी v वेक्टर 30j लिख लिया, फाइनल वेलोसिटी v' वेक्टर 30i लिख दिया। अब चेंज इन वेलोसिटी को हमने डेल्टा v से जाहिर कर दिया। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है ये हमें पता है, डेल्टा v = फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 30i और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 30j। तो यही हमारा आंसर है। इतने से ही हमारा आंसर आ गया। और उसने वेलोसिटी पूछा हुआ था इसलिए वेलोसिटी वेक्टर, तो ये वेक्टर शक्ल में है। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, एन एरोप्लेन फ्लाइज विद वेलोसिटी vp = 20i। तो एक हवाई जहाज़ जो है वो फ्लाई कर रहा है, उसकी स्पीड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और फिर जो उसको क्रॉस विंड पड़ती है यानी सामने से हवा का प्रेशर पड़ता है, उस पे जो हवा की स्पीड है वो भी गिवन है, क्रॉस विंड्स वेलोसिटी, तो वो भी हमने लिख ली। और फिर पूछता है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। देखें यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा जैसा कि इससे पिछले क्वेश्चन में था,
यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ और कॉन्सेप्ट है, तो आइए इसे देखते हैं। रिजल्टेंट स्पीड, रिजल्टेंट वेलोसिटी कह सकते हैं, इसको हम v से जाहिर कर देते हैं और ये हमने फाइंड करनी है। तो v इज इक्वल टू वी पी प्लस वी डब्ल्यू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। अब वैल्यूज पुट कर लें, वी पी है हमारे पास 20i और वी डब्ल्यू है हमारे पास 50j। तो एक तो हमारा ये आंसर आ गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। दूसरा उसने कहा था कि इसका मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। वी नॉट मैग्नीट्यूड 20i प्लस 50j, अब इसका स्क्वायर करेंगे, 20 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये 400 आ जाएगा और ये 2500 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2900 स्क्वायर रूट। अब इसका जब हम कैलकुलेटर से आंसर फाइंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आंसर आएगा, 53.8 यूनिट्स। अब इसमें भी हम यूनिट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में उसने स्पीड ये नहीं बताया मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूनिट्स का वर्ड यूज़ करेंगे। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.3 ख़त्म हो जाती है। अब हम 6 रिव्यू स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में अगर आपको कहीं पे कोई मसला आ रहा है, परेशानी आ रही है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या जो मेरा चैनल है उसके कमेंट सेक्शन में आके आप डिस्कस कर सकते हैं।